लाइट ऑन कर भाई। पहले एडिशन है ना। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारे पास टॉपिक है जी, वो कंटिन्यूटी है ऑटोइम्यून डिजीज़ की, और ये बहुत ही आम टॉपिक है और दुनिया में इस टॉपिक के बेशुमार मरीज़ हैं। आप समझें कि बहुत मरीज़ हैं और सारे पैलिएटिव ड्रग्स पे हैं, कोई इलाज नहीं होता दूसरे तरीका इलाज में। इसमें एक हमारे पास एडिसन डिजीज़ है और थायराइड से वाबस्ता दो डिजीज़ हैं, एक हाशिमोटोथायराइडाइटिस एंड ग्रेवस डिजीज़ है। इस पे मैं डिटेल बात करने से पहले मैं आज के अफरोज़म पे आऊँगा। हमारे पास आज जो अफरोज़म है वो 190 है। ये 3-4 अफरोज़म मुसलसल इस बात पे चल रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो स्किन पे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम को स्किन का प्रॉब्लम आप लोकल प्रॉब्लम कंसीडर ना करें, बल्कि ये समझें कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। अब इसमें भी वो यही कहता है कि बैरूनी अमराज मासवाई चोट के, मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि मासवाई, अब इस अफरोज़ों में वो आ भी गया है चोट पे। बैरूनी अमराज मासवाई चोट या मामूली चोट के तमाम दरअसल इलाज पूरे जिस्म का किया जाए। अगर इलाज मुदब्बराना, यकीनी, मुअस्सर और मुकम्मल तौर पर करना मकसूद हो तो इस बीमारी को ख़त्म करने और शफा मुहैया करने के लिए अंदरूनी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए। ये अफरोज़म जो है ये उसी अफरोज़म की कंटिन्यूटी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बर्न हो जाए या कट लग जाए या इंजरी हो जाए या चोट हो तो उसका आप बैरूनी इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी नमूद हो या कोई भी स्किन पे अपीयरेंस हो तो उसको इंटरनल प्रॉब्लम समझकर और इंटरनल मेडिसिन से ही ठीक किया जाए। और वही कहता है कि अगर इलाज मुदब्बराना, यकीनी, मुअस्सर और मुकम्मल तौर पर करना मकसूद है, आप अगर किसी को मरीज को ठीक करना चाहते हैं तो इस बीमारी को ख़त्म करने और शफा मुहैया करने के लिए अंदरूनी अदवात का इस्तेमाल ज़रूरी है। और ये मैं पीछे भी वहाँ बात करके आऊँ, मेरे पीछे 2-3 लेक्चर थे डिफरेंट जगहों पे पंजाब में, तो वहाँ मैंने ये बात की है कि जो हमें जिस सेंटेंस में उलझाया गया है वो उसको दुरुस्त करें कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। कभी भी हनीमन ने किसी अफरोज़ों में ये बात नहीं की और ये प्लांट किया हुआ सेंटेंस है। और देखिए इसमें भी वो ये बात कर रहा है कि इस बीमारी को ख़त्म करने का, इसमें ये नहीं उसने कहा कि इस मरीज़ को ठीक करने का, उसने कहा कि इस बीमारी को ख़त्म करने और शफा मुहैया करने के लिए अंदरूनी अद्वियात का ठीक होना या इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो लोग बीमारी के नाम से खाइफ हैं वो इसलिए खाइफ हैं कि उनके पास इल्म नहीं है, वो ना बीमारी को पढ़ना चाहते हैं ना बीमारी को समझना चाहते हैं। और ये बिल्कुल ही ऐसी बात है कि आप किसी का इलाज करने जा रहे हैं, आप साइकिल को ठीक करने जा रहे हैं या आप गाड़ी को ठीक करने जा रहे हैं, तो आपको तो उसके पुर्जों का ही नहीं पता, उसका फंक्शन क्या है, वो पुर्जा कहाँ लगा हुआ है, वो जब ख़राब हो जाएगा तो कैसे उसको ठीक करेगा भाई। कि इंजन में ख़राबी है, किसी और चीज़ में ख़राबी है तो कैसे ठीक करेगा, इंजन के किस हिस्से में ख़राबी है भाई, तो चीज़ को जानता ही नहीं है। और ये अपनी जो लाइल्मी है उसको जो है सिस्टम पे डाल रहे हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। दवाई को, बीमारी को ज़रूर समझें,
दवा के बहुत सारे तरीके हैं, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, आप रेपटाइजेशन करते हैं, आप कॉजेटिव फैक्टर पे जाते हैं, आप नसोड्स इस्तेमाल करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो जिस तरीके से भी आपको समझ आती है वो ज़रूर करें। लेकिन उसने बड़ा वाज़े किया हुआ है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के पीछे डिजीज़ है और डिजीज़ के पीछे सबब है, तो ये बेहतर तरीका है। और उसने आर्टिफिशियल डिजीज़ का भी जिक्र किया है कि उसने कहा कि मैंने नेचुरल बीमारी को ख़त्म करने के लिए लॉ ऑफ सिमिलर दिया, जिसका मकसद है कि हमने एक आर्टिफिशियल डिजीज़ तैयार की। आर्टिफिशियल डिजीज़ क्या होती है? वो दवा होती है। तो ये आपको पहली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सारा कुछ यही पढ़ाया जाता है, और फिर आखिर आप कहते हैं कि मैं मरीज़ का इलाज करता हूँ, बीमारी का तो इलाज ही नहीं करता। तो इस अफरोज़ों में वो ये कहता है कि बैरूनी इलाज सिर्फ हम चोट का करेंगे, और इसके साथ जो भी कोई प्रॉब्लम स्किन पे हमें नज़र आया तो उसको हम इंटरनल मेडिसिन यूज़ कराएंगे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ जो है ये बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड है हमारा, ये उसकी डिजीज़ है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे दोनों किडनी के ऊपर सरफेस पे लगा हुआ है। ये ज़रा दिखा दें, ये एड्रिनल ग्लैंड्स है, ये देखें दो किडनी इन्होंने दिखाए हैं, और उसके ऊपर देखो ये कैप सी छोटी सी आप दोनों तरफ नज़र आई है, दिस इज़ द एड्रिनल ग्लैंड। ये छोटा सा ग्लैंड है ना, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो मैं शॉर्टली जो है ना इसको हम इसके रोल को थोड़ा समझ लेंगे कि क्या फंक्शन है इसका, ये होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये अगर थोड़ा सा हम समझ लें तो फिर ये होगा कि हमें इसकी ख़राबियों का भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। हमारे लेफ़्ट साइड पे ट्रायंगल सा, ये देखो लेफ़्ट साइड पे एक ट्रायंगल सा आपको नज़र आ रहा है, ये किडनी के ऊपर, ये है एड्रिनल ग्लैंड्स। इसके तीन हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं, थोड़ा बड़ा करें इसमें। इसके तीन हिस्से हैं, एक इसकी बाहर की सरफेस है, और उसके अंदर जो है एक ये जो येलो लाइन है इसके अंदर एक कॉर्टेक्स है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और फिर एक ये ऐसे वी शेप में यूं ये उल्टा जो बना हुआ है, ये इसको कहते हैं मेडुला। तो ये बार जो है ये किडनी की बिल्कुल सुपीरियर सरफेस के ऊपर किडनी के लगा हुआ है, और इसका जो तीन पोर्शन मैंने आपके बताए हैं कि एक तो वो बाहर की जो लेयर है वो है, उसके साथ एक कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के अंदर एक ये यू शेप जो है, ये शेप जो है ये मेडुला है। अब हमारा जो मेन मसला ये है, जहाँ हमें प्रॉब्लम होता है, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ जब एड्रिनल ग्लैंड्स पे अटैक करती है तो बेसिकली ये कॉर्टेक्स पे अटैक करती है। अब कॉर्टेक्स पे जब ये अटैक करती है तो कॉर्टेक्स के अंदर, अब ये कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है ये जनरेट कैसा होता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन देखें कि जनरेट कैसे होता है, ये फंक्शनिंग होता कैसे है। ये फंक्शनिंग ऐसे होता है कि हमारा एक पीछे एक और ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं जी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन के अंदर है, और उसके पीछे एक और ग्लैंड है जिसको एप्थैलेमस ग्लैंड कहते हैं। एप्थैलेमस ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी जो है वहां से हार्मोन एक रिलीज करेगा जिसका नाम है ACTH। ठीक है जी, तो ACTH जो हार्मोन है वो आके कॉर्टेक्स पे, यहाँ रिसेप्टर लगे हुए हैं, कॉर्टेक्स पे आके इसको उसने स्टिमुलेट करना है, और यहाँ से एक और एंजाइम है जिसका काम ये, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो वहाँ फंक्शनल होगा, और यहाँ आपकी बॉडी के स्टीरॉइड्स बनेंगे जिसको कार्टिसोल्स कहते हैं। ये चीज़ें ये बनेंगे, और जिनका आगे बेशुमार फंक्शंस हैं आपकी बॉडी के फंक्शन वो तेज़ करता है। वो फिर आपका जितना सोडियम का, आपका नमक का पूरा निज़ाम है, फिर पोटाशियम का निज़ाम है, तो वो नॉर्मल फंक्शन उसका क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर नमक होगा सोडियम, वो इस
एंजाइम के फंक्शन से ये होगा कि वो सोडियम बॉडी के अंदर रह जाएगा और पोटेशियम जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो जो नाइट्रम म्यूरेज आपको खाने का नमक है वो रिटर्न हो जाएगा। उसका फंक्शन ये, उसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस प्रोसेस। उसका फंक्शन ये है कि वो बॉडी के अंदर जो आपका फ्लूइड है, जो पानी है, उसका वो रेगुलेटर है। वो जूं जूं उसका मालिक्यूल आगे जाएगा वो पीछे पीछे पानी को खींचता जाएगा। अब होता यह है कि जब ये एक नॉर्मल फंक्शन है, तो जब ये ऑटोइम्यून डिजीज हम देखते हैं कि वो क्या करती है, तो जब वो काम अपना करेगी तो ये सारा फंक्शन उलट हो जाएगा। तो ये पहले समझ रहे हैं कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है एड्रिनल ग्लैंड्स का, और इसके अंदर ये दो पोर्शन मेन है, कॉर्टेक्स है और मेडुला है। मेडुला बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल सेंटर में यूं एक ऐसा ट्रायंगल सा बना हुआ है, और ये है सारा ही ट्रायंगल, लेकिन वो मेडुला भी इसी ट्रायंगल की शक्ल का अंदर बना हुआ है, और उसके दरमियान जो बाकी जगह है आउटर सरफेस के आगे वो सारा कॉर्टेक्स है। इधर इधर ज़रा लगाएं इसको, थोड़ा सा तस्वीर को तो ले जाएं। ये मैं इसलिए समझा, मैं तो डायरेक्ट उस पर चला जाता कि जी ऑटोइम्यून, जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपके एंटीबॉडी बनते हैं, वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी के खिलाफ बनते हैं, तो उसने जाके क्या करना है, उसने कॉर्टेक्स पे अटैक करना है, और कॉर्टेक्स के अंदर किस चीज़ पे अटैक करना है, वो हाइड्रो ऑक्सीलेज पे अटैक करना है। जो एंजाइम है उस एंजाइम को उसने रोकना है, उसके फंक्शन को रोक देना है। तो हम यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसलिए आपको इस पे लाना चाह रहा कि थोड़ा सा एड्रिनल ग्लैंड को, पहले का फंक्शन क्या था, जो एल्डोस्टेरोन था वो रेगुलेटर था किसका, मिनरल का, सोडियम का, पोटेशियम का, वो रेगुलेटर था। अब ये नीचे वाला जो आ गया ये रेगुलेटर किसका है। अब देखें बात ये है कि आपका, अब लोगों के अंदर देखें ना, नमक खाने की ख्वाहिश जब पैदा होती है तो ये डिरेंज हो जाता है। तो लोग सिम्टोमेटोलॉजी इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि पीछे बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। चूंकि जो जब अटैक करेगा इस पे ऑटोइम्यून, जब उस पे एंटीबॉडी अटैक करेगा इस पे, इस एंजाइम को, हाइड्रो ऑक्सीलेज को जब रोकेगा, तो क्या होगा, सोडियम का लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर डिजायर पैदा होगी नमक खाने की। तो फिर हम अच्छा, ये मैं जब मेडिसिन पे मैं जाऊंगा, पहले तो मैं इसके फंक्शन में, तो फिर मैं बताऊंगा ये नमक कैसे काम करता है, इसमें फिर उसका फंक्शन क्या होता है। वो फंक्शन जो सॉल्ट है ना, ये बड़े मज़े की साइंस है कि जो सॉल्ट से खराबी हो रही है वही पोटेंसी में सॉल्ट उसको ठीक करेगा, वही पोटेंसी में सॉल्ट उसको ठीक करेगा। अब एक और नीचे आपका एक और भी एंड्रोजन बना रहा है। ये एंड्रोजन स्टिमुलेट मस्कुलिनाइजेशन। ये क्या करता है कि ये फीचर वो भी आता है जो मेल फीचर्स हैं उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है जी। और इसके साथ आप ये तीनों फंक्शन उसके आगे, और आगे नीचे आ गया आपका एड्रिनल मेडुला का क्या प्रोटेक्शन है, उसकी प्रोटेक्शन है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है। स्ट्रेस हार्मोन दो बनाता है ये, और ये एपिनेफ्रिन बनाता है और नॉन एपिनेफ्रिन बनाता है। उसका ये क्राइसिस आएगा तो ये रिलीज हो जाएगा। तो इन्होंने बॉडी को, मतलब उसको दौड़ लगानी है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया तो बॉडी फंक्शन जब अपना तेज करती है तो एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और वो उसको क्या करेगा, कोप करने की कोशिश करेगा। तो ये एड्रेनलिन ग्लैंड के आपको फंक्शन जो है, मतलब शॉर्टली ब्रीफली मैं समझाऊं कि ये स्टीरॉयड काफ़ी सारे बनाता है, और स्टीरॉयड का काम क्या है कि आपकी बॉडी के बेशुमार चीज़ों को, मतलब शुगर को रेगुलेट करता है, आपके फंक्शन को स्लो हो जाते हैं उनको बैलेंस करता है। तो अक्सर जो आपको जो स्टीरॉयड खिलाए जाते हैं इसलिए कि जल्दी जल्दी काम वो करते हैं ताकि आप उस इन्फेक्शन को के साथ कोप कर सकें। तो ये हमारे बॉडी के अंदर के स्टीरॉयड हैं। अब हमारी बॉडी, जो बाद लोग ये क्लेम करते हैं सो जी आप पे कि जी उसने तो स्टीरॉयड दिया हुआ होगा आपको। तो हमारी मेडिसिन क्या करती हैं, हमारी मेडिसिन इसी तरह आके इस कॉर्टेक्स पे काम करती हैं। इस जो हाइड्रो ऑक्सीलेज है
इसकी फंक्शन को बेहतर करती हैं, तो बॉडी की जो स्टीरॉयड फंक्शन है वो तेज हो जाता है, और वो लोग कहते हैं इसने को तो स्टीरॉयड खिलाया होगा आपको, समझ आइए। और वो डायरेक्ट स्टीरॉयड खिला के बॉडी के फंक्शन को, इन चीज़ों को इम्प्रूव कराते हैं। तो जो हमारी मेडिसिन जो है बेसिकली जब फंक्शन इम्प्रूव कराती हैं तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। वो कहते हैं जी इसने तो स्टीरॉयड खिलाए होंगे। तो मेरे पास अक्सर लोग आते हैं नहीं आपने इसको स्टीरॉयड दिया होगा। मैंने कहा बात सुनो यार, मैं तो महीने के 700 रुपया सारे लेता हूँ, और दुनिया का कौन सा स्टीरॉयड है जो आप महीने का 700 रुपये मैं अपने पल्ले से, मेरी कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगी हुई कि मैं बाहर से खरीद के आपको खिलाऊंगा। तो उसके लिए तो मुझे फिर हज़ारों रुपये लेने भी होंगे ना, जो अगर मैं स्टीरॉयड खिलाऊंगा तो मेरे 700 में तो स्टीरॉयड आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता ना। फिर उनकी तसल्ली यहाँ हो जाती है कि अगर मैं उनको ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी पड़ती। समझ आइए आपको कि इतने पैसों में आप स्टीरॉयड किसी बंदे को कैसे खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते ना, उसकी तो प्राइस है, कीमत है, वो गोली है, वो कैप्टो है, क्वांटिटी है। तो इट्स रिटेन सोडियम एंड एक्सक्रीट पोटाशियम एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। और ये कहाँ से स्टिमुलेट होगा? ये आपका वहाँ से स्टिमुलेट होगा, पिट्यूटरी से स्टिमुलेट होगा। अब ये चैन ज़हन में रखें कि जो खराबियाँ पैदा होती हैं बेसिकली डीएनए में होती हैं। डीएनए डेली प्रोग्राम बनाता है। डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं वो डेली प्रोग्राम बना रहे होते हैं, डेली प्रोग्राम बनाकर आरएनए के जरिए साइटोप्लाज्मा में भेजता है। वहाँ से फिर ये सारे फंक्शन होते हैं। और फिर हमारे दिमाग के अंदर एप्थैलेमस है, एक ग्लैंड है। एप्थैलेमस के बाद आपका पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना उसके और बहुत सारे फंक्शन है। वो आपको इधर आके टीएसएच भी प्रोवाइड करेगा, आगे जो हम जाएंगे वो एफएसएच, वो सारे फिर वो अपने सारे फंक्शन जो है, छोटा सा ग्लैंड है लेकिन बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस हैं। तो ये साइकिल पूरा ज़रूरी है समझना है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में कहीं भी साइकिल ख़राब हो सकता है। बेसिकली तो टारगेटेड ये है कि वो क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के बनने के अमल को रोक देगा, उसको ब्लॉक करेगा। लेकिन एडिसन डिजीज में ये ध्यान में रखें, ये एक कॉज है। एडिसन डिजीज में ये एक वजह है, और बड़े काजेज हो सकते हैं, वो जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। तो आपने 75% जो कॉज है ना वो यही है, कॉर्टेक्स का इस एंजाइम को खराब करने का, इसको रोकने का 70% काम क्या है, ऑटोइम्यून। और ऑटोइम्यून में बेशुमार बार बार इसको समझाई जा रहा हूँ ताकि आपको ये सेंटेंस हिफज हो जाए कि व्हाट इज ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जब किसी भी फॉरेन बॉडी के खिलाफ एक्टिवेट होगा तो वो फॉरेन बॉडी को तो मारेगा, साथ ही अपने कंफ्यूज होके अपने बॉडी के सेल को भी डिस्ट्रॉय करेगा। अब हमने एमएस में क्या पढ़ा कि वो न्यूरोलॉजी जो हमारे सिस्टम है उस पर अटैक कर रहा है, जो उसमें आपने उसमें एमएस पढ़ा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमने पढ़ा, जीबी में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हम जब जीआई ट्रैक कर रहे थे तो वो देखो वही हुआ, ऑटोइम्यून एक्टिवेट, और वो उसने ऑटोइम्यून डिजीजेज पैदा किया तो वो गट्स पे आके उसने अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह अब ये जो है ये कहाँ अटैक करेगा, कॉर्टेक्स पे अटैक। आगे चलें जी। वो कहते हैं कॉज ऑफ एडिसन डिजीज क्या है, कॉज बाय द डैमेज टू द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। दिस इज वेयर द बॉडी मेक्स द हार्मोन एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल। अब वो वहां कॉर्टेक्स पे अटैक करेगा जहां से क्या बन रहा है, एल्डोस्टेरोन बन रहा है और कोर्टिसोल बन रहा है। तो जब वहां अटैक हो गया तो ये बनने बंद हो जाएंगे, ये बनने बंद हो जाएंगे तो बॉडी में ना शुगर कंट्रोल होगी, तो ना सोडियम कंट्रोल हो रहा, तो ना पोटाशियम से। इतनी सिंपल समझ आ गई आपको। अब वो कहते हैं जी डिजीज को ना पढ़ाएं। अब डिजीज को ना पढ़ाएं तो आप कैसे समझेंगे जी। अब डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी आपको नहीं पता होगी तो आप ड्रग्स कैसे यूज करेंगे, आप मेडिसिन कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतना, हालांकि इसका जो मैंने पूरा स्टडी करना अगर मैं पढ़ाऊँ तो ये बहुत लंबा लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन हमने इसको बड़ा इसको कंक्लूड करके समेट के मैं शॉर्टली इतना बता रहा हूँ कि आप इतना समझना ज़रूरी है कि एक हार्मोन
ACTH रिलीज हो रहा है और वो आके एड्रेनल ग्लैंड पे काम करेगा और एड्रेनल ग्लैंड पे क्या काम करेगा, वो कॉर्टेक्स के अंदर एक जो है ये जो दो हार्मोन्स हैं जो इनको वो बनाएगा। अगर ये नहीं बनते, इनका काम क्या है, सोडियम को और पोटाशियम को कंट्रोलिंग ये हार्मोन है। और दूसरा जो है जो कॉर्टिसोल है वो जो ग्लूकोज रेगुलेटरी है। और अब ये नहीं रेगुलेट होंगे तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, आपके अंदर सोडियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर हार्ट कुछ बेशुमार मसला। और ये बिल्कुल लो उसमें रहते हैं बंदे। इसकी साइन सिम्टम भी आप ये देखते हैं, फटीग होंगे, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो कहता है कि ऑटोइम्यून डिजीज कॉज द बॉडी टू डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम in the cortex of the adrenal glands, eventually destroying it। इस जुमले में आपको बात सारी समझ आ। अब वो क्या कहता है, इसके अलावा ये कितना परसेंटेज है इसकी, ये कुछ 75% ये कॉज है एडिसन्स डिजीज, 75%। अब इसका कॉज एक और भी होता है, इन्फेक्शंस। ट्यूबरकुलोसिस जब जिसको होती है ना, टीबी भी इस पे अटैक करती है। इसलिए हमारे बेशुमार मरीज जो है ना, जब उनको हम ट्यूबरकुलोनियम वगैरह देते हैं तो वो ये बेहतर हो जाते हैं। तो टीबी भी इस कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करती है। और फिर क्या होता है, वहां कोई इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो भी कॉर्टेक्स के इस फंक्शन को खराब कर देगी। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं या आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो तो है ऑटोइम्यून। तो ऑटोइम्यून क्या है कि वो हमारा वो एंजाइम जो है हाइड्रोक्सिलेज, उसको जाके रोकेगा, ब्लॉक करेगा, उसकी फंक्शन को रोक देगा। ये 75% ये रोल है। उसके बाद अगर आपका वो फंक्शन खराब है, अब इसके लिए जो टेस्ट होते हैं, अगर वो टेस्ट में वो आपका ये जो आपके एल्डोस्टेरोन तो दूसरे नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है कि आपको फ़ौरन ध्यान में आना चाहिए कि क्या होगा, ऑटोइम्यून हो सकती है, कॉर्टेक्स पे खराबी पैदा होगी है। और वो अगर एंटीबॉडी नहीं आते टेस्ट के अंदर, तो फिर आप ये समझें कि टीबी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है ना जी। फिर क्या, ट्यूमर बन सकता है उसके अंदर, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर। जब ट्यूमर बनेगा तो तब भी इस फंक्शन को रोक देगा। जेनेटिक डिसऑर्डर कोई हो सकता है कि कोई जीन ही पीछे काम नहीं कर रहा, तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। और सर्जिकल रिमूव हो गया तो फिर भी काम खराब हो गया। कोई ड्रग्स हो सकती है। अब कई ऐसी ड्रग्स हैं जो इस कॉर्टेक्स को खराब करती है, एड्रेनल ग्लैंड पे असरअंदाज होंगी। मसलन टीबी की दवाई कम खराब कर सकती है, उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़राब कर सकती है। आपकी कोई एंटीबायोटिक ऐसी है, एंटी फंगल दवाइयों के बारे में कहा गया कि जो एंटी फंगल दवाइयाँ लोग खाते हैं, लगाते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। तो ड्रग्स को भी आपने कंसीडर करना है कि पेशेंट की जब आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको ये 4-5 जो कॉजेज हैं, इसको आपने, अब पेशेंट तो आपके साथ प्रेजेंट करेगा, डॉक्टर साहब मैं तो अंडे भी खा रहा हूँ, मैं तो फलान भी खा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ही नहीं रेज हो रहा, और मेरे अंदर क्या होगा, पानी रिटेन होना शुरू हो गया है, ड्रॉप्सी हो गई है, मतलब उसको सेंस ही नहीं है, होश ही नहीं है। तो फिर आपको जो एक दफ़ा चले ब्लड प्रेशर नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका मुसलसल अगर ब्लड प्रेशर नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको फोकस करना होगा। फौरी तौर पर आपको इसके एंटीबॉडी जो बॉडी के अंदर है उसके टेस्ट करवाएं, और बाकी पॉजिटिव हिस्ट्री पे देखें कि टीबी तो नहीं थी, कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई उसके अंदर स्कैन करा के देखें कि एड्रेनल ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं डेवलप हो गया, ठीक है, और कोई ड्रग्स का, कोई सर्जिकल, तो ये चीज़ें जेनेटिक डिसऑर्डर, तो फिर आप उस पर फोकस करेंगे। लेकिन आज जो मेरा टारगेट था वो ये था कि आप ऑटोइम्यून्स को समझें कि ऑटोइम्यून डिजीज़ यहाँ एड्रेनल ग्लैंड में करती क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है।
फिर उसके कॉजेज हम देखेंगे कि ये जो एक्टिवेट हुआ हमारा इम्यून सिस्टम, क्या कहीं उसने वैक्सीन तो नहीं ली, क्या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं था जिसकी वजह से अब वो कल्चर भी आप करवा सकते हैं, उसका ब्लड कल्चर करा रहे हैं, उसका यूरिन कल्चर करा रहे हैं, तो क्या कोई और बैक्टीरिया तो नहीं आ गया जिस्म के अंदर। ठीक है जी, तो फिर उस कॉज को हमने एड्रेस करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, एंड्रोजन का मैंने बता दिया। एंड्रोजन जो होता है ना, ये एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन तो मैंने बताया ये मेंटेन द मिनरल वगैरह ये प्रोड्यूस से सारा वो है, और ब्लड लेवल जो है और वॉल्यूम, ब्लड के अंदर सोडियम का वॉल्यूम, ये सारा एड्रो तो मैंने ऊपर कहा गया। जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो है ये बेसिकली हार्मोन्स है इंक्लूडिंग द टेस्टोस्टेरोन और डीहाइड्रोपेनिस्टिडोफोन और एंड DHEA सल्फेट आर प्रेजेंट इन द बोथ मैन एंड वुमेन, ये दोनों में अंदर होता है। इन वुमेन एड्रेनल एंड्रोजन प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सच एज द अंडरआर्म एंड द प्यूबिक हेयर्स। इन मेल ये जो आपकी अपीयरेंस है मेल एंड फीमेल्स की, वो भी इस जो एंड्रोजन है ये इसके मेल एंड फीमेल की जो अपीयरेंस है, उसके बाल आ जाना, उसके बाल ना आना, और ये सारा जो है ना ये इस का रोल है एंड्रोजन का। और ये भी कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये भी यहाँ होता है। तो आपको जब कोई मेल एंड फीमेल की डेवलपमेंट नहीं नजर आई तो तब भी आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। समझ आ गई जी? वो क्या कहता है, टाइप्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, एंड्रोजन है। एंड्रोजन पहला तो हमने वो एल्डोस्टेरोन आपको बताया जिसका फंक्शन क्या था, उसने सोडियम को कंट्रोल करना था, पोटेशियम को कंट्रोल करना था। अब एंड्रोजन का क्या काम है कि ये जो वुमन एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस इन द एड्रिनल ग्लैंड एंड द ओवरीज इन द वुमन एंड्रोजन्स प्रोमोट एंड डेवलपमेंट द सेक्स, कि सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करना, उसकी फीचर, उसकी फिगर, ये इसके ज़रिए है। इसी तरह मेल के भी यही फंक्शन है। ठीक है जी, वो टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टेस्टिस से, उससे क्या होता है कि वो एंड्रोजन मेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड टू नॉर्मल द सेक्सुअल फंक्शन। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा करो, बड़ा हो सकता है। हाँ, ये जो ऊपर है ना, ये देखें एप्थैलमस, उसने ऊपर दिखाया, ये ऊपर, उसके नीचे ये जो थोड़े दो गोल गोल से दिखाए ये पिट्यूटरी है। और ये देखें किस तरह से खुदा ने इसको ब्रेन के अंदर भी इसके गिर्द एक सरफेस बनाई हुई है, प्रोटेक्शन सरफेस। ये उसके तक है ना एक बाल टाइप सरफेस उसके अंदर है कि कहीं ये डैमेज ना हो जाए, कोई इंजरी हो जाए कोई, तो इसको एक पूरा प्रोटेक्ट किया गया है। इसके देखें एक बड़ी सॉलिड किस्म की स्ट्रक्चर बनाया गया, उसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड है, और उसके ऊपर पीछे देखें एप्थैलमस है। एप्थैलमस के CRH हार्मोन रिलीज करेगा, और पिट्यूटरी फिर आगे ACTH करेगा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है जी, और इसका फिर जब ये ज़्यादा, और उसने क्या बनाना है, उसने कॉर्टिसोल बनाना है, उसने एल्डोस्टेरोन बनाना है। और फिर ये होता है कि जब ये ACTH, ये नीचे जो एल्डोस्टेरोन है या कॉर्टिसोल जब ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो एक फीडबैक फिर वापस पिट्यूटरी को दिया जाता है कि अब ये ज़्यादा बन रहा है तो इसको रोको। तो फिर इसी ACTH वहाँ से रुक जाता है, ये पैरेलल चल रहा है, एक ACTH आ रहा है, फिर एक नीचे से मैसेज जा रहा है कि अब हमारे पास स्टॉक बहुत हो गया, आप मेहरबानी करके और ना भेजें। तो ये पूरा साइकिल चल रहा है। ठीक है जी, बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को भी समझ लेना। टारगेटेड तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ी सी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर से हार्मोन आ रहा है, जब हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे से फीडबैक उसको जाएगा कि अब जब ये प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक फीडबैक चला जाएगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं, आप काम कर दें।
आगे चलते हैं। आगे चलें जी। ये फिर वही उसने दोबारा बना दिया है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रेस में क्या होता है कि फिर ये सारे चीज़ें हो जाती है। आगे चलें, आगे चलें। एड्रेनलिन इनसफिशिएंटली occur when the adrenaline gland produce insufficient amount of adrenaline hormone. Early detection of the adrenaline insufficiency can be difficult. Treatment usually success once indicate. आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। मैं आपको ना इसकी कुछ जो एडिशंस की कोई हम आपको सिम्टम बताते हैं कि होता क्या है। आगे चलें, आगे ले जाएं। हाँ जी, एडिसन डिजीज आल्सो नोन एज ए प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी, कि एड्रेनल ग्लैंड की जो एडिसन डिजीज क्या है, आप ये समझें कि जो उसने कि ये ज़्यादा पाया जाता है। आगे चलिए, क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं। अब क्लिनिकल फीचर पे आपने जज करना है। ये अब आपका होता है कि वो तो अपने एक मैकेनिज्म समझ लिया, वो तो तब आपको पता चलेगा कि कुछ टेस्ट कराएंगे कुछ, लेकिन क्लिनिकली आपके पास एक बंदा आ जाता है तो आप उसको कैसे कहेंगे कि जी ये एडिसन डिजीज़ का मरीज़ है। तो फटीग जनरलाइज, थका हारा, वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस, ये अपीयरेंस उसकी आएगी। और इसकी जो स्किन है ये डार्क होने शुरू हो जाएगी, ब्लैक, काली। और हमारे बेशुमार लोगों ने काली स्किन ठीक होगी लेकिन उनको नहीं पता कि ये बेसिकली एडिसन डिजीज है। अच्छा, डार्किंग ऑफ द स्किन स्पेशली ऑफ द फेस, नेक एंड बैक ऑफ हैंड। ये देखें ना, अक्सर लोग आपके आते हैं ना, ये जगह नोट्स काली काली होती हैं, गर्दन काली जैसे मैल जमी हुई है, जिसपे आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन कौन सी है, प्लोमामेट, बड़े साफ करती है। जी चल सब सामने मज़ा आता है, यकीन माने। ये जब आप इसको जब आप समझते हैं, इन चीज़ों को जब आप समझते हैं और इसके पीछे जो मसाइल हैं उनको समझते हैं, तो फिर मज़ा आता है कि क्या क्या इलाज क्या है। मतलब होम्योपैथी, ये जो एडिसन डिजीज़ है, इसका कोई इलाज कोई नहीं है। समझ आइए आपको। ये क्या करते हैं, ये स्टीरॉइड्स, ये जो है ना, ये आपको आर्टिफिशियली अंदर दिए जाते हैं। और आपका सिस्टम देखें, आपने कई मरीज ऐसे ठीक किए होंगे जिनका आपको पता ही नहीं इसको एडिसन था। लेकिन अगर आपको ये पता हो, आपके क्लिनिक्स में भी ठीक होंगे, हमारे में भी होंगे। अगर ये पता हो और ये दुनिया को पता चल जाए कि ये एडिसन डिजीज ठीक करने की सलाहियत होम्योपैथिक में, देखें कितना रेवोल्यूशन है। और ये मैं आपको तो इसीलिए हम ठीक कर रहे हैं, हम बेशुमार ऐसी जो डिजीज़ हैं ये हम ठीक करें, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा। मैं अभी यूनिवर्सिटी में जहाँ करके आया तो वो कहता जी दुनिया में एलोपैथिक में एक मरीज़ भी किसी इस तरह का कोई ठीक होता है तो पूरी दुनिया में उसका कैसे ठीक हुआ, क्या दवाई दी, किस तरह दी, कैसे हुआ, सर्कुलेट हो जाता है। और हमारे बंदों में प्रॉब्लम यह है, एक तो खैर लाइल्मी का भी प्रॉब्लम है, और दूसरा अल्लाह का बंदा किसी को बताएगा भी नहीं कि कोई और ना ठीक हो जाए। इसको ठीक करूं तो मैं ही ठीक करूं और कोई ना ठीक करे। तो ये खुदा ने हमारे ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई हुई है कि हम जो ठीक करते हैं उसका लोगों को बताते भी हैं कि ये बीमारी थी, इसकी ये मसला था, इसकी ये वजह थी और इसकी ये दवाई दी, तब ठीक हुआ। और वो कहता है क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर, लाइट हेडेकनेस आफ्टर द स्टैंडिंग, जब खड़ा होता है तो समझता है कि मैं अब गिरने लगा हूँ। सिटिंग अप, जिस बैठ के जब उठता है तो अक्सर लोग आपको कहते हैं मुझे सर हल्का महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए। मसल एंड जॉइंट पेन, सॉल्ट क्रेविंग, मैंने पहले कहा था सॉल्ट क्रेविंग। अब सॉल्ट क्रेविंग जो है दो दवाइयों में बड़ी ज़बरदस्त पाई जाती है, एक है नेट्रोमियर और एक है
फास्फोरस। और अगर आप नाइट्रोजन पे दस्तरस रखते हैं और आप फास्फोरस पे दस्तरस रखते हैं, आप कॉज को समझते हैं कि ये हो सकता है वैक्सीन की वजह से हुआ हो सकता है टीबी की वजह से हुआ है, और कुछ किसी इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो एक डोज उसकी लगाएं, एक नाइट्रोमेयर की लगाएं या एक फास्फोरस की लगाएं, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब नाइट्रोमेयर की अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको पढ़ें तो आपको नाइट्रोमेयर का फंक्शन का पता चल जाएगा। व्हाट इज द नाइट्रोमेयर, कि वो मॉलिक्यूल जहां जहां जाएगा पानी उसके पीछे पीछे भागता जाएगा। और नाइट्रम सल्फ क्या करता है, इसी का एक और साल्ट है जो एक्स्ट्रा पानी को बाहर फेंकी जाएगा। तो ये क्या करेगा, पानी को रेगुलेट करेगा। और ये रेगुलेट कहां से होगा, एड्रेनल ग्लैंड से होगा। एड्रेनल ग्लैंड के अंदर कैसे होगा, कॉर्टेक्स के अंदर से एक जो है हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है जिसका काम है ये स्टीरॉयड बनाना। ये स्टीरॉयड वहाँ से बनेंगे, अगर वो उसको ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो वो स्टीरॉयड उसको रोकेगा। उसको रोकने की और वजह भी हो सकती है, वो टीबी भी हो सकती है, लेकिन 75% वजह जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है कि इस एंजाइम को वो रोक देगी, इसके फंक्शन को रोक देगी। ये फंक्शन रुकेगा तो आपको मिनरल जो है आपके बॉडी में के अंदर वो नहीं होंगे, नॉर्मलाइज नहीं होंगे। क्रेविंग, तो बेशुमार डॉक्टर जो है ना वो कैसे समझते हैं, वो कहते हैं पूछते हैं ना, तुम्हें मीठा अच्छा लगता है, तुम्हें नमक अच्छा लगता है, तो बर्फ़ खाता है। ये देखें ना, ये करेक्टरिस्टिक चीज़ें हैं किसकी, आपकी मेडिसिन की। और फिर करेक्टरिस्टिक चीज़ें किसकी हैं, ये डिजीज़ की। तो फिर ये कहता है कि आपने इसको मैच करना है। दिस इज द लॉ ऑफ सिमिलर, दिस इज द लॉ ऑफ सिमिलर, कि वो डिजीज की पिक्चर क्या थी और फिर आपकी दवाई की पिक्चर क्या थी और कॉजेटिव फैक्टर क्या था। और मिनरल बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं ये आपके सारे, जब आप इनको डिल्यूशन में अप्लाई करते हैं तो ये उसको रेगुलेट करते हैं। जैसे कालीफास का क्या फंक्शन है, नर्व कंडक्टर है। और इसी तरह जनाब सेलेनियम क्या है, डीऑक्सीडाइड करता है। कैल्शियम का क्या है, बॉडी के अंदर वो करता है, बोन्स के अंदर उसे इफेक्ट करता है। तो ये जितने भी आपके मिनरल्स हैं सबका एक रोल है बॉडी के अंदर। और अगर वो रोल आप समझते हैं कि कहाँ का रोल है, कहाँ कहाँ खराबी है, तो फिर तो इन्वॉल्वमेंट डिक्रीज हेयर इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया एंड डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर्स। अब देखें, बाल बढ़ा देना, बाल बढ़ा देना, तो इन द मोमेंट डिक्रीज हेयर इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक एरियाज एंड डिक्रीज द सेक्सुअल डिजायर। तो वो हार्मोन जो हमने पीछे उसका भी जिक्र किया था कि आपके ये सेक्सुअल सिस्टम पे अटैक करता है, तो वो भी इसी की खराबी की वजह से। तो वो ये कह रहा है कि ये वो सिम्टम है जो अगर आते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये इस साल। और ये देखें, एक तरफ ये चल रहा होता है, एक तरफ आपका ओवरी का फंक्शन होगा जिसके अंदर कई खराबियां आएंगी। तो ये आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी है। दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी। इसके साथ अब सिर्फ बाल बढ़ते हैं या उड़ते हैं तो वो हार्मोनल इफेक्ट्स जो आपका है वो ओवरीज की तरफ या वो दूसरा आ जाएगा। लेकिन उसके अगर ब्लड प्रेशर भी गिरता है, उसके अंदर फटीक भी आती है। देखें ना, अब सारी औरतों के चेहरे पे अगर बाल हैं तो नहीं है तो उसका उनको फटीक तो नहीं होती ना। लेकिन ये सारी सिम्टम कलेक्टेड, इसीलिए वो कह रहा है कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम टू लीड द डिजीज को आपको समझ आती है कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। जैसे मैंने उसको कहा था सीलियक में, अगर सीलियक ग्लूटेन के खिलाफ ग्लूटेन के खिलाफ है तो फिर क्या होगा, उसमें भी क्रैम्प होगा। लेकिन अगर वीट एलर्जी होगी तो उसमें भी क्रैम्प होगा, उसमें भी डायरिया होगा। लेकिन अगर उसके रेजिस्टेंस आ गई तो उसमें भी क्रैम्प होगा, उसमें भी डायरिया होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि सीलियक में वेट गिरेगा। तो इस तरह ये बाल तो उड़ने या उड़ना उड़ने किसी और उस दूसरे सिस्टम में, आपका जो टेस्टिकल सिस्टम है उसकी फंक्शन ठीक नहीं है तो मर्दों के जो चेहरे पे बाल नहीं होंगे, और आपका ओवरी का वो फंक्शन ठीक है तो औरतों के चेहरे पे बाल आ जाएंगे। तो ये ध्यान में रखें कि जब तक ये सारे फीचर, स्किन भी ख़राब हो रही है,
पहला फीचर ये होएगा कि ब्लड प्रेशर गिरेगा, फटीक आएगी, और बाकी फीचर ये बाद के। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए, इसको बड़ा करें, जरा बड़ा करें। वो कहता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी प्लम्बम मैट है ना, ये प्लम्बम मैट मैंने आपको बताया होगा कि ये MS में भी कितना अच्छा इस्तेमाल होती है। और यहाँ भी जो पिगमेंटेशन की चेंजेस आ जाएंगी तो यहाँ पे क्या करता है कि वो स्टीरॉयड की जो इनसफिशेंटी बन रहा है उसको ये प्लम्बम मैट इंक्रीज, उस फंक्शन को इंक्रीज करा देगा। ये वहां जाके काम करता है, उस फंक्शन को इंक्रीज कराएगा, उस फंक्शन को इंक्रीज कराएगा तो पिगमेंटेशन नहीं बनेगा, डिस्कलरेशन नहीं बनेगा। चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी एयर्स, ये आ जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिर जाएगा। पोस्चर हाइपोटेंशन, पोस्टरल हाइपोटेंशन हो जाएगी, मतलब ब्लड प्रेशर उसके साथ अप डाउन हो जाएगा। वेट लॉस होगा और GI डिस्टर्बेंसेस एंड वीकनेस। आगे और भी आपको दिखाते हैं, अगला चाहिए। एड्रेनल क्राइसिस क्या करेगा? प्रोफाउंड फटीग करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, वेस्कुलर कोलैप्स करेगा, रीनल शट डाउन कर देगा, और सीरम Na और सीरम के जो लिखा है Na सोडियम के पोटेशियम, इसको उल्ट पुलट करके रख देगा। ठीक हो गया जी। अब देखें ये स्किन कैसे हो रही है, ABCDE फीचर बड़ा करें, बड़ा करें। ये डार्केस्ट फीचर आ गए ना, अक्सर आपको नजर आते हैं। और ये जो प्लम्बम मैट है ना, ये देखें सेक्लोडर्मा में भी, वो भी हम स्किन डिजीज अब करेंगे तो सेक्लोडर्मा भी करेंगे। वो जो स्किन जिसमें सुकड़ जाती है और डार्क हो जाती है, उसमें भी प्लम्बम मैट बड़ा अच्छा काम करते हैं। प्लम्बम मैट जो है काफ़ी जगह पे जो आपकी जो इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से या ऑटोइम्यून डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करती है और बड़ी गहरी दवाई है। आगे जी। वो कहते हैं करेक्टरिस्टिक स्किन कौन सी होती है? निपल्स हो गए, इनसाइड ऑफ द चिक्स हो गए, बकल मिकोजा हो गया, ओल्ड स्कार में भी डार्कन, पुराना कोई चोट का निशान हो वो गाढ़ा हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें, तो माइलोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है और एंड एसिटिल शेयर द सेम प्रोक्योर्स मॉलिक्यूल्स, प्रो ओपी मॉलिक्यूल्स प्रो। तो आफ्टर द प्रोडक्शन इन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पी, और वो ये कहता है कि ये सारे हार्मोन जो हैं ये अगर वहाँ से बनने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो आपकी ये सारी सिम्टम आ जाएगी। अब चले हम कहाँ से हैं? चले हम वहाँ से हैं कि जनाब आपका ऑटोइम्यून एक्टिवेट हुआ, उसने फॉरेन बॉडी के ख़िलाफ़ काम किया, और उसने क्या किया कि आपके इस हाइड्रो ऑक्सीलेज जो हार्मोन है इसको कोर्टेक्स के अंदर जाके ब्लॉक किया, इसके फंक्शन को रोका। तो क्या हुआ? ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो गया, सोडियम जो है बॉडी के अंदर रिटेन होना चाहिए तो वो बाहर जाना शुरू हो गया, और कैल्शियम को बाहर जाना था वो अंदर रहना शुरू हो गया। तो फिर ये सारा फंक्शन उल्ट पुलट हो गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, ये सारे वो दिखा रहा है मुंह के अंदर सारा कुछ कैसे होता है। आगे हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर को गिर जाना। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? पोटेशियम का बढ़ जाना। वही बात है, बाहर जॉइंट पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, फीवर हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, साइकोसिस हो गया, डिप्रेशन हो गया। ठीक है जी, ये वो सारे मसाइल जो हैं इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट जी, आप ट्रीटमेंट पे आते हैं, फिर अगला टॉपिक जाते हैं। मैं यकीन माने ये जब ये टॉपिक मैं कर रहा हूँ ना, मुझे दुनिया भर से कॉल्स आ रही हैं। वो कहते हैं यार आपने ऐसा टॉपिक शुरू किया कि आज तक किसी ने इसका कोई हल ही किसी को नहीं बताया। और होम्योपैथ डॉक्टर्स की भी बड़ी कॉल आ रही है। वो कहते हैं मैंने ये बीमारी ठीक है लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये ऑटोइम्यून थी।
और दूसरी साइड से आगे वो कहते हैं यार हमारे पास तो इसका इलाज ही कोई नहीं, हम तो मैनेज करते हैं, बड़ी मुश्किल से करते हैं। यकीन माने ये सीरीज इतनी पॉपुलर हो रही है कि इसको किसी ने टच ही नहीं किया। और ये जैसे भी है, चाहे एक्सीडेंटली है, चाहे हम उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी ना, तो एक बहुत बड़ा होम्योपैथी के अंदर और दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आएगा कि ये बीमारियां कैसे ठीक होती हैं। और मैं वो सारी कॉजेज भी डिस्कस कर लूँ, साथ साथ मेडिसिन भी बता लूँ। तो हमारे पास एक्सरे, अब एक्सरे हमने यहाँ क्यों डाली है? एक्सरे जो है ये काम करेगी एप्थैलेमस पे और ये पिट्यूटरी पे, और ये डीएनए पे काम करेगी। वहां से कोई खराबी आई है तो उसको ये स्टिमुलेट करेगा एक्सरे। और एक्सरे जो है ये जेनेटिक सारे को ठीक करता है। अब जिसके आपको पता है जो फीमेल में एमेनोरिया होता है, तो हम उसमें अभी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ से फंक्शन सारा वो ठीक करता है। ये डीएनए के अंदर एक अर्ताहाश पैदा करता है, एक एनर्जी पैदा करता है। और ये सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं, एप्थैलेमस है, पिट्यूटरी है, टेस्टिकल्स हैं, ये जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है, ओवरीज है, ये सारे फंक्शन को ये स्टिमुलेट करा के रखता है, इसके अंदर एनर्जी पैदा करता है। और आपके पास एक और सोर्स है, इन सारों के सार्कोड्स भी बने हुए हैं। मतलब एप्थैलेमस का सार्कोड है, पिट्यूटरी का सार्कोड है, थायराइड का सार्कोड है, एड्रेनल ग्लैंड बड़ा मजे का, जिनके ब्लड प्रेशर लो होते हैं, हम एड्रेनल ग्लैंड जो पोटेंसी में हम उनको यूज कराते हैं। तो हमारे पास देखें, एक सार्कोड की शक्ल में हमारे पास दवाइयां मौजूद हैं, एक हमारे पास रेजर्स की शक्ल में दवाइयां मौजूद हैं, सोल्स है, एक्सरे है, रेडियम है। एक हमारे पास वो कितने ज़बरदस्त किस्म के स्टिमुलेंट है हमारे पास और एक्टिवेशन करते हैं। फिर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने की दवाइयाँ हैं, जो जीन्स की खराबी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं, मतलब टीबी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, साइकोसिस की वजह ऑब्स्ट्रक्शन। हमारे पास एक बड़ा ग्रुप है नसोर्स का, जो दुनिया के किसी और सिस्टम के पास ये एक्सेस ही नहीं है किसी के पास कोई एक्सेस नहीं है। भाई ये हमारे पास एक्सेस है। ये सिस्टम स्टीम लाइन में पाइप लाना है, इसको इसके पास बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है, क्यूरेटिव पोटेंशियल जितना होम्योपैथी के पास मौजूद है दुनिया के किसी साइंस में मौजूद है। और मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो दूसरे सिस्टम है ना, ये इसको अपनाएंगे। ये असल में उस जुमले की वजह से डिरेंज हुआ था कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो लोग भाग गए, उन्होंने कहा यार ये तो बीमारी को जानता ही नहीं, समझता नहीं, इनसे तो जान छोड़ो, ये मार ही ना दे। हाँ, वो आपका बंदा एक आया, उसने कहा जी मुझे तो एडिसन डिजीज है। उसने कहा मैं एडिसन को कुछ नहीं समझता, मैं तो सिम्टम का इलाज करता हूँ। उसने कहा मैं तो भागूँ, ये कोई ऐसी चीज़ ही ना खिला दे कि कहीं मार ही ना जाऊँ। तो इन्होंने मरीज मंगाए, दौड़ाए दुनिया से। और जो वाइल्ड हमारा एज है ना, होम्योपैथी की शुरू की एज है, वो सारे ये काम जानते थे, उनको सब इन डिजीजेस का इल्म था। और ये प्लांट किए गए ये चीजें हमारे सिस्टम के अंदर कि ये सिस्टम फेल हो। और ये जो हमारे बंदे हैं ना, अभी भी कई बीच में बोलते हैं मैं तो मरीज को ठीक करता हूं, अभी भी इनको शर्म नहीं आती, अभी भी बोलते हैं। उस दिन भी मैं किसी का पढ़ रहा था, नहीं जी हम मरीज को ठीक करते हैं, बीमारी का नाम। ये असल में ये बेवकूफ है। बेवकूफ इस वजह से है कि इनको नहीं पता कि मैं काम क्या कर रहा हूं। समझने की बात यह, इनको ये नहीं पता इनको कि मैं बात, वो समझ रहा कि मैं बहुत बड़ा कोई फलसफी हूं। बाज दफा जो आपका जो बेवकूफ दोस्त होता है ना, वो भी मरवा देता है, आपको मरवाता है ना। ये वो बेवकूफ होम्योपैथी के दोस्त है जो दुनिया में ये ववेला कर रहे हैं कि हम तो मरीज का इलाज करते हैं, हम तो बीमार हो। यार अभी मेरे फ्रोजन पड़ गए, क्या कह रहा है, बीमारी कैसे ठीक होगी? 291 फ्रोजन में वो बीमारियों का ही जिक्र कर रहा है। यार बीमारी किसी होगी तो मरीज वो बनेगा ना। और ये कन्फ्यूजन कहाँ पे है? कन्फ्यूजन ये है कि जो मेडिसिन, जो आर्टिफिशियल डिजीज है ना, ये आर्टिफिशियल डिजीज को लेके बैठे हुए हैं कि ये हमारी फास्फोरस का मरीज है, ऐसे ही कहते हैं ना।
ये लाइकोपोडियम का मरीज है। वो भाई वो तो आर्टिफिशियल डिजीज है, पहले नेचुरल डिजीज को तो समझो ना, तब वो आर्टिफिशियल डिजीज काम करेगी ना। फास्फोरस का तो मरीज तूने समझ लिया, नाइट्रोम्योर का मरीज तो तूने समझ लिया। ये कंफ्यूजन है। एक हिस्सा की बात तू कर रहा है तो दूसरे से कि तू बात ही नहीं कर रहा। बात तो तब होगी कि नेचुरल डिजीज को भी तुम समझोगे तो आर्टिफिशियल डिजीज को भी तुम समझोगे, तो तुम मैच करोगे ना। ये फास्फोरस का मरीज है, ये लाइकोपोडियम का मरीज है, ये इग्नेशिया का मरीज है, ये कह रहे हैं ना, यही वोवेला है ना। और ये वोवेला गलत है ना, ये एक पार्ट है भाई। तू ये कह कि ये एडिसन का डिजीज था तो मैंने इसके लाइकोपोडियम के से कंपैरिजन किया और मैंने इसको सिमिलर देखा, तो फिर मैंने ये तो तू कह, तो फिर मैं भी तुम्हें मानूंगा। तू कह रहा मैं अगले हिस्से को मानता ही नहीं है, तो मैं लाइकोपोडियम के मरीज को मानता हूं। और लाइकोपोडियम तो आर्टिफिशियल डिजीज है। वो कहता है नेचुरल डिजीज के साथ आर्टिफिशियल डिजीज की हम मैचिंग करेंगे ना, ये कहता है ना। तू तो आधा हिस्सा ही छोड़ गया। अब तू जब इसको नहीं समझेगा एडिशंस को, तो तू फिर लाइकोपोडियम की एप्लीकेशन कैसे करेगा? कैसे करेगा? कोई समझा दे मुझे। फिर तू कहता है मैं ये करता हूं, मैं कहता भाई इन बातों से हट जाओ, मरीज मत भगाओ होम्योपैथी के, और आपकी कोई बात अब नहीं सुनेगा। जब से हम वोकल हुए ना, हम एक्सप्रेसिव हुए हैं, बात आपकी अब लोग नहीं सुनेगा। बात आपको डिजीज भी समझानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और फिर आपको आर्टिफिशियल डिजीज को भी समझना पड़ेगा। आपको दवा की खसूसियात को भी समझना पड़ेगा, बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी को भी समझेगा, फिर आप ड्रग पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे, फिर आप उसको मैच करेंगे तो फिर इलाज होगा। अब ये गर्दान करना मैं डिजीज को नहीं समझा, ये तो लाइकोपोडियम का मरीज है। वो भाई मेरे बात बड़ी, लाइकोपोडियम 20 जगह इस्तेमाल होगी, लेकिन वो 20 जगह कहाँ इस्तेमाल होगी? जहां उसकी सिमिलरिटी हो। मेडेलिनम, सिफलिनियम, ये सारी वो मैथमेटिक कॉजेज पे हमने मेडिसिन रखी हैं, और ये ऑटोम्यून्स में काम करेंगी। सिफिलिस के खिलाफ भी सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है ना, साइकोसिस के खिलाफ भी एक्टिवेट हो सकता है, और वो एक्टिवेट होके तो वीक होगा, तो कंफ्यूज होगा, तो अपने पर अटैक करेगा। और ये बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं, जैसे क्लाइमेडिया हो गया, एच पाइलोरी हो गया, ये बहुत सारे कॉजेज हैं। मैं आपको एक पाथ वे पे चला रहा हूं कि आप इस तरफ सोचें। और यार अगर आप इन पे ही सोचें कि आप टीबी पे सोचें, आप ट्यूबरकुलोसिस पे सोचें, आप सिफलिनियम पे सोचें, आप मेडोरिनम पे सोचें, आप इन पे भी सोचें, तो आप 70-80% बंदे निकालते हैं, ठीक करते हैं। वो दो में आजम जो गर्दान गया ना, आप उन पे भी काम करें तो आप बहुत सारे मरीज ठीक कर सकते हैं। अब वो कहता है दुनिया के पागलखानों में 30% तो टीबी के मरीज पड़े हैं। अब इसमें हमारे पास देखें सार्कोड्स भी है। अब वो काज जरूर समझें कि जी एक्टिवेट किया हुआ। इसमें हमने थूजा भी डाली हुई है कि कहीं वैक्सीनेशन के अमल के तौर पे काम ख़राब तो नहीं हो गया, तो थूजा दें, और थूजा लाजमी दें इन लोगों को। ये जो ऑटोम्यून वाले हैं ना, इनको थूजा का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। उसकी वजह यह कि हो सकता है कि आपका वो जो पेशेंट है वो वैक्सीनेशन की वजह से जो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और वो गलत रास्ते पे चल पड़ा, तो बेशुमार बंदे आपके यहाँ ही फिट हो जाएंगे। और फिर आपने वो इसमें नाइट्रोम्योर का और फास्फोरस को बड़ा ही फोकस करना है। और दोनों शुगर को रेगुलेटरी भी हैं, दोनों नमक भी रेगुलेटरी हैं, है ना। प्लमोमेट का मैं बहुत जिक्र करता हूँ। ये चीज़ों को किसी भी आर्गन के फंक्शन को स्लो हो जाना, वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, उसकी हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाना। आपके देखें ना, ये जितने जो है आपके ये जो है सारे इसको क्या कहेंगे,
एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं ये क्या करते हैं, ये सारे हार्मोन रिलीज करा रहे हैं ना, ये सारे हार्मोन रिलीज करा रहे हैं। तो ये जो हार्मोन रिलीज करा रहे हैं ये आपका देखें ना, बहुत सारे जो हमारे आपका एप्थैलमस ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, आपका पिट्यूटरी है, आपका पीनियल है, आपका थायराइड है, आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरी है, टेस्टिस है, ये सारे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हार्मोन का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी की एफिकेसी। और दुनिया में और क्या किया जा रहा है, आपके सिस्टम में क्या है कि आप इन सारी प्रोडक्शन की खराबियों को ठीक करते हैं, सिस्टम को एक्टिवेट करके उनको दुरुस्त करके। अब बाकी जो आपके मद्दे मुकाबले हैं वो क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं या वो देते हैं। तो एक क्यूरेटिव प्रोसेस है और एक पैलिएटिव प्रोसेस है। तो जब आप इस चीज़ों को समझते हैं, जब आप समझेंगे कि व्हाट इज द एडोसन डिजीज, फिर आप इसको ठीक करने की सलाहियत रखेंगे, फिर आप ये ठीक करेंगे। और फिर जब आप लेबल करके कहेंगे ये एडिसन डिजीज़ को मैंने इस कॉजेटिव फैक्टर को और इन दवाइयों से ठीक किया, तो फिर आपकी होम्योपैथी की दुनिया में साख बढ़ेगी और आपके मरीज़ बढ़ेंगे। ठीक है जी। इसमें सलेशिया है, सलेशिया भी बड़ा मज़े की साइंस है और बड़ी मज़े की दवा है, और इसकी एक बड़ी पैथोफिजियोलॉजी है, इसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और सल्फ़र भी है एज ए आप सोरक यहाँ हमने रखी है कि एज ए सोरक मेडिसिन के तौर पे इसका इस्तेमाल करें। हमने आपको बहुत बड़ी रेंज नहीं दी, हमने आपको बहुत बड़ी रेंज नहीं, थोड़ी रेंज दी, और जिसके रिजल्ट ज़्यादा हैं वो रेंज डाली। ठीक है जी, आगे चलो। MMR तो वैक्सीन है ना जो आप बच्चों को लगती है, मीजल मम्स और रुबेला, ये उसका पोटेंशियल में आ गई है ना। MMR है, आप थूजा दे सकते हैं, आप MMR दे सकते हैं, आप मेलेंड्रिनम दे सकते हैं, आप वैक्सीनिनम दे सकते हैं, आप सलेशिया दे सकते हैं,